इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आज अमित शाह का राजस्थान दौरा रहने वाला है। अलवर में शाह का तूफानी चुनाव प्रचार आज देखने को मिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। भूपेंद्र यादव हैं अलवर से बीजेपी प्रत्याशी, तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमित शाह का मिशन राजस्थान बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आज जनसभा को संबोधित अमित शाह करेंगे। भूपेंद्र यादव अलवर से बीजेपी प्रत्याशी है और कुछ ही दिन बाकी है चुनाव में। उससे पहले अब तमाम बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के वो देखिए राजस्थान की धरती पर पहुंच रहे हैं और बीजेपी के जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। तो आज अमित शाह का राजस्थान दौरा रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आज जनसभा को संबोधित करेंगे भूपेंद्र यादव। अलवर से बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्हीं के समर्थन में ये चुनावी सभा होने जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा होगी और अलवर में शाह का ये तूफानी चुनाव प्रचार आज देखने को मिलेगा। देखिए अलवर अगर हम सीट की बात कर ले तो यहां पर दिलचस्प मुकाबला है। बीजेपी ने जहां पर भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने ललित यादव को मैदान में उतारा है, यानी यादव वर्सेज यादव। यहां पर जातीय समीकरण साधने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से की गई है और काफी देखिए सोच समझ करके ही इस सीट पर जब नामों का ऐलान हो रहा था तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से काफी मंथन भी किया गया था। और आज अमित शाह का मिशन राजस्थान, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी 14 अप्रैल यानी कल संकल्प पत्र जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। खबरों की माने तो बीजेपी के घोषणा पत्र में ज्ञान पर फोकस होगा, यानी बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारियों की तरक्की का जिक्र होगा। तो ये बड़ी जानकारी, कल बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और उसमें जो है फोकस किस पे रहेगा वो आपको बता दें। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारियों की तरक्की का जिक्र किया जाएगा। तो सभी को इंतजार कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ ऐलान करेगी, उसमें क्या कुछ वादे किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी पूरी तरीके से देखिए फोकस्ड है गरीबों पर, युवाओं पर, अन्नदाता पर और नारियों की तरक्की का इसमें जिक्र किया जाएगा। तो कल का इंतजार, जब आपको बता दें कि घोषणा पत्र बीजेपी जारी करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी 14 अप्रैल यानी कल जो है वो संकल्प पत्र अपना जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें अजमेर से बड़ी खबर, लक्ष्मी मार्केट में आग लगने का ये पूरा मामला है। 23 घंटे बाद भी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। 18 अग्निशमन गाड़ियों के 200 राउंड अब तक लगाए गए हैं और 3 मंजिला इमारत के बेसमेंट में अभी भी सिलेंडर फट रहे हैं। आग पर काबू पाने का दिन और रात अब रेस्क्यू चल रहा है। बेसमेंट के साथ ही 3 मंजिल भवन में जो है वो आग लग रही है। दीवारें तोड़ करके आग बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अजमेर से, जहां पर आपको बता दें तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं कि यहां पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक स्थिति नियंत्रण में नहीं हो पाई है। अजमेर से ये जानकारी, दीवारें तोड़ करके आग बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है। तो लक्ष्मी मार्केट का ये पूरा मामला, जहां पर आग लगने की ये पूरी घटना सामने आई, 23 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, 2 तस्वीरें हैं, काफी भयावह ये तस्वीर है। सिलेंडर के फटने की आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही है और जो ये देखिए ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसे ही सिलेंडर फटने की आवाज सुनाई दी तो आसपास के लोग भी वहां से भागते दौड़ते हुए नजर आए और आग पर काबू पाने के लिए दिन रात रेस्क्यू चलाया जा रहा है। अजमेर से ये जानकारी, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो नियंत्रण में नहीं आई है। 23 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया और बेसमेंट में अभी भी सिलेंडर फट रहा है, ये जानकारी है। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए कैसे यहाँ पर जब सिलेंडर फटता है तो अफरा तफरी का माहौल है, सब कुछ बिखरा हुआ है और रेस्क्यू अभी भी चलाया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर।
कोटा में आज करीब 500 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जेके लॉन सहित 4 बड़े अस्पतालों के 500 रेजिडेंट डॉक्टर के हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से ठप होने लगी है। कल एमबीएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है और जयपुर में हुए रेजिडेंट के खिलाफ कार्रवाई का कोटा में अब विरोध जताया जा रहा है। हालांकि कोटा में रेजिडेंट के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। हालात हमारे चारों हॉस्पिटल में पनप रहे हैं। कोटा के अंदर राजकीय जो मेडिकल कॉलेज है कोटा, उसके हालात, रेजिडेंट के हालात ऐसे हैं कि इन हालातों में काम करना मुश्किल है। एक रेजिडेंट साथी ऑप्थेल्मोलॉजी के सेकेंड ईयर के साथ मारपीट की जाती है। मारपीट के करने के बाद अपराधी अपने आप बेखौफ आराम से बाहर निकल जाता है। किसी तरह की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। इस बुरे हालात में हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रशासन की तरफ से हमारी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए और सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही जो अपराधी है उसको राजकारी में बाधा के एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तार करके कोर्ट में उसका चालान करवाया जाए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को विष बताया और कहा कि ये दोनों विनाशकारी हैं। संजय राउत ने अब की बार 400 पार के नारे को बीजेपी का अहंकार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अब की बार बीजेपी तड़ीपार का नारा दिया है। मोदी आणि शहा हेच विष आहे आणि हे विष आता आपल्याला नष्ट केलं पाहिजे। अरे हा डुप्लिकेट माल गुजरातचा आम्हाला नकली बोलतो आहे। काय देतात मोदी घोषणा? 400 पार, अब की बार 400 पार। लोकशाही का तुमच्या बापाची आहे का? 400 पार हा अहंकार आहे। त्याच्यावर उद्धव साहेबांनी छान उत्तर दिलंय, अब की बार भाजपा तड़ीपार। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है और इसी कड़ी में इस चुनाव में पहली बार परमाणु बम की गूंज भी सुनाई दी। सीपीआईएम के चुनावी घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन की सोच पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि विपक्षी गठबंधन के लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। वो देश में मौजूद परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहते हैं। चुनावी लड़ाई परमाणु हथियार पर आई। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को खरी खरी सुनाई। इंडिया गठबंधन पर पीएम का न्यूक्लियर अटैक। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में कुछ दिन ही बचे हैं। सियासी जंग जीतने के लिए प्रचार जोर शोर से हो रहा है और अब चुनावी प्रचार में परमाणु हथियार की भी एंट्री हो गई है और इस बार भी निशाना इंडिया गठबंधन पर है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआईएम ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की बात कही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आड़े हाथों लिया और इसे देश के लिए खतरनाक बताया। इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे।
बाड़मेर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इंडिया गठबंधन की सोच पर सवाल खड़े किए, वहीं ये भी पूछा कि आखिर परमाणु हथियार को खत्म करने की बात कहां तक जायज है। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? परमाणु हथियार पर पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने हमेशा ये कहा कि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल शांति प्रिय तरीके से होना चाहिए, और हमारा आज भी ये है कि हमारे पास जो बम हैं वो डेटरेंस हैं, ताकि पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हम बहुत बड़ी परमाणु शक्ति हैं। जो इस प्रकार की उलझलूल बातें करते हैं वो इस देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। चुनावी माहौल में परमाणु हथियारों को लेकर ये पूरा घमासान सीपीआई एम का चुनावी घोषणा पत्र जारी होने के बाद शुरू हुआ, जिसमें भारत के सभी परमाणु हथियार खत्म करने की बात कही गई है। इसके साथ ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ हुए रक्षा समझौते से भारत को बाहर निकालने का जिक्र है, और भारत में मौजूद सभी विदेशी मिलिट्री बेस हटाने और भारत के सैन्य बेस पर किसी दूसरे देश की सेना को इजाजत नहीं देने की बात कही गई है। सीपीआई-एम के घोषणा पत्र के इन्हीं बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़े किए और कहा कि इंडिया गठबंधन भारत को शक्तिहीन करना चाहता है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन को लेकर के एनआईए की टीम बेंगलुरु पहुंचेगी। एनआईए ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तारी के बाद संदिग्ध आतंकी मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन को एजेंसी ने कोलकाता के एनआईए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। एनआईए का दावा है कि संदिग्ध आतंकी मुसाविर हुसैन शाजिब मुख्य आरोपी और अब्दुल मतीन ताहा से आरोपी हैं। मुसाविर ही कैफे में विस्फोटक लेकर के गया था। दोनों ही कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के तीर्थहल्ली के रहने वाले हैं। तो एनआईए कोर्ट ने 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। बेंगलुरु से ये जानकारी, बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर से ये गिरफ्तारी हुई थी। रामेश्वरम ब्लास्ट केस में एनआईए को बड़ी कामयाबी। पूर्वी मेदिनीपुर से गिरफ्तार किए गए मास्टरमाइंड, पहचान छिपा कर रह रहे थे अब्दुल मतीन और मुसाविर हुसैन। दोनों आरोपियों पर था 10 लाख का इनाम। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आखिरकार उन लोगों को डिटेन करने में कामयाबी हासिल की है जिन दहशतगर्दों को रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। खबर है कि एनआईए ने उन दोनों मास्टरमाइंड को शिकंजे में ले लिया है। दोनों आरोपियों पर 10 लाख का इनाम था, जिनमें से एक का नाम अब्दुल मतीन ताहा और दूसरे आरोपी का नाम मुसाविर हुसैन है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। एनआईए ने रामेश्वरम कैफे विस्फोट के 2 मुख्य संदिग्धों हमलावर मुसाविर हुसैन शाजिब और उसके साथ ही अब्दुल मतीन अहमद ताहा को कोलकाता से हिरासत में लिया। दोनों के कर्नाटक के शिवमोगा स्थित आईएसआईएस सेल से जुड़े होने की संभावना है। दुर्भाग्यवश ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। लेकिन अमित मालवीय के सियासी हमले के तुरंत बाद बंगाल पुलिस का भी रिएक्शन आ गया है। बंगाल पुलिस की ओर से अमित मालवीय के बयान को सरासर झूठा बताया गया है। ये बड़ा झूठ है।
अमित मालवीय द्वारा किए गए दावों के विपरीत सच ये है कि रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 2 संदिग्धों को पश्चिम बंगाल पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद पूर्वी मेदिनीपुर से गिरफ्तार किया गया है। 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়ে ছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তরপ্রদেশ সেফ, তোর রাজস্থান সেফ, তোর গুজরাট সেফ, তোর বিহার সেফ। বাংলার মানুষ শান্তিতে থাকে, বিজেপি সহ্য হয় না। 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके में 9 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में इन दोनों आरोपियों पर आईईडी को रखने और धमाके की पूरी प्लानिंग में शामिल होने का आरोप है, जिसके बाद से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों की पुलिस के साझा सहयोग से आतंक के खिलाफ इस अभियान को अंजाम दिया गया। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की भी खबर, और आपको इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी दे दे। युद्ध की आशंका के बीच विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी, भारत सरकार की इजराइल ईरान के लिए यह एडवाइजरी, एमईए की भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी है। और आपको बता दें कि भारतीयों को ईरान और इजराइल न जाने की सलाह है। इजराइल और ईरान में जंग की जो आशंका है वो बढ़ी, और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है, भारतीयों को ईरान और इजराइल न जाने की सलाह दी गई है। इजराइल और ईरान में जंग की आशंका जो है वो बढ़ी है। तो युद्ध की आशंका है इजराइल और ईरान के बीच में। एमईए की भारतीय नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। खौफ में इजराइल, हमले को तैयार ईरान। ईरान ने इससे पहले इतने बड़े हमले की तैयारी कभी नहीं की थी। इजरायली सेना पर इससे बड़ा खतरा कभी नहीं आया था। अब दुनिया ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग देखने जा रही है। ईरान इजराइल पर जबरदस्त खूनी हमला करने जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का साफ कहना है कि ईरान इजराइल पर बेहद भयानक हमला करने जा रहा है। पूरी दुनिया अब एक ऐसी खूनी जंग देखने जा रही है जो इजराइल और हमास के जंग के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ईरान इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। אנחנו ערוכים ומוכנים בהתקפה ובהגנה במגוון יכולות של צה"ל. תקיפה משטח איראן תהווה הוכחה ברורה על הכוונות האיראניות להסלים את המזרח התיכון ולהפסיק להסתתר מאחורי השלוחים. जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया से आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति रईसी और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने इजराइल से खूनी बदला लेने की पूरी तैयारी कर ली है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इजराइल पर ईरान इतना बड़ा हमला क्यों करने जा रहा है। 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी एम्बेसी के पास हवाई हमले किए थे। इजराइल के मिसाइल हमले में ईरान के 2 आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसमें ईरान के टॉप जनरल ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी की भी मौत हुई थी। इजराइल के हमले से ईरान बुरी तरह बौखला गया है और अब इजराइल पर हमला करने जा रहा है। شك شريكة حتمية في جرائم الكيان الصهيوني في غزة. إن الصبر المثالي وصمود أهل غزة وقوى المقاومة في هذه الأشهر ال6 والذي ينبع من إيمانهم الراسخ ومعتقداتهم جعل العدو الصهيوني لا يتمكن من تحقيق أي هدف من أهدافه الاستراتيجية في حرب غزة. سفارت
در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. कांप गए ब्रिटेन, यूएसए, ईरान का खूनी बदला। अगर ईरान और इजरायल के बीच तबाही वाली जंग हुई तो इतना तय है कि इजरायल की तरफ से अमेरिका जंग में कूद पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रपति पुतिन रूसी सेना को ईरान की तरफ से जंग में उतार सकते हैं। हालात बेहद संगीन हो चुके हैं। ईरान इजरायल पर जबरदस्त हवाई हमले करने जा रहा है। ईरान के लड़ाकू विमान, घातक मिसाइलें और लंबी दूरी तक मार करने वाले आत्मघाती ड्रोन इजरायल पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब एक खबर ये भी आ रही है कि इजरायल ईरान के हमला करने से पहले ही ईरान पर हमला करने जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं वो बेहद खौफनाक हैं। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम भजनलाल का फतेहपुर दौरा निरस्त। आज फतेहपुर में मुख्यमंत्री को रोड शो करना था। 2 दिन से बीजेपी नेता तैयारी में जुटे हुए थे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल का फतेहपुर दौरा था जो कि निरस्त कर दिया गया है। आज फतेहपुर में मुख्यमंत्री को रोड शो करना था। आपको बता दें कि 2 दिन से जो बीजेपी के नेता है वो तैयारियों में जुटे हुए थे। मुख्यमंत्री आज रोड शो फतेहपुर में करने वाले थे, लेकिन किसी कारणविवश सीएम भजनलाल का फतेहपुर दौरा निरस्त कर दिया गया। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।